पढ़ेंगे कि तुम सो रहे हो, कोई तुम्हें से नींद से उठा दे और तुमसे पूछ ले कि बताओ इसका आंसर क्या होता है, तो तुम नींद में आंसर दे लो ऐसे करके और फिर वापस सो जाओ। हम इस तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन बनना है और एक समझदार इंसान बनना है, तो उसके लिए जो पाथ होता है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपका क्या गिरा तो मेरी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो मेरी स्किन पे ही रहेगा, फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो मेरी स्किन क्या कर रही है? मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक वैसे ही तुम ऐसे करें तो हमारा लंग्स फूल रहा है इस तरीके से, तो ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। लगता है कोई तो क्लास 9 में आ चुका है और आया है और उससे चीजें समझ नहीं आ रही। मजा नहीं आ रहा क्या? इतनी अच्छी तो होती है क्लास 9, फिर भी मजा नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? तो अगर मजा नहीं आ रहा तो उसका कुछ कारण होगा। या तो पढ़ाई समझ नहीं आ रही होगी, या तो दोस्त नहीं बन रहे होंगे, या तो पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि सब ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ गए, इतना ज्यादा बर्डन, इतना ज्यादा सिलेबस, और एनसीईआरटी भी अभी भी नहीं चेंज हुई है, ज्यादा सिलेबस आ गया है आप सब में। तो टेंशन नॉट यार, हम तुम दोनों मिल करके इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। हम अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे होंगे कि मजा आ जाएगा, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और सबके क्वेश्चन इतने अच्छे से लगा रहे होंगे ना कि कोई भी अगर आते जाते पूछेगा ना तुमसे कि अगर आप ऐसे घूमते हुए जा रहे हो कहीं पार्क में, वैसे पूछे कि ए अंशु सुनो ये बताओ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका आंसर क्या होता है, फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है, तुम यूं चलते फिरते आंसर दे दोगे। ऐसा पढ़ेंगे कि तुम सो रहे हो, कोई तुम्हें से नींद से उठा दे और तुमसे पूछ ले कि बताओ इसका आंसर क्या होता है, तो तुम नींद में आंसर दे लो ऐसे करके और फिर वापस सो जाओ। हम इस तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कौन हूं, क्योंकि हमारा जुड़ना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि जब तक हम और तुम एक साथ नहीं मिलेंगे तो जुगलबंदी कैसे होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांगी और मैं हूं आपकी मेंटर। आप चाहो तो मुझे दीदी भी बोल सकते हो, शिवांगी दीदी, और शिवांगी बोलोगे तो चलेगा, ज्यादा रिस्पेक्ट देनी तो शिवांगी ना, कुछ भी चलेगा। हमें बस पढ़ना है साथ में और कुछ नहीं, हमारा मेन मोटिव पढ़ाई होना चाहिए। और हो सकता है कि शायद मैं आपको वो दे के जाऊं जो शायद कोई टीचर नहीं दे पाया है, या मैं आपको वो कॉन्सेप्ट उस तरीके से समझा के जाऊं जो कोई टीचर आज तक समझा नहीं पाया है। सो होपफुली ये जर्नी हमारी बहुत अच्छी होने वाली है। और ये सोच लेना कि अगर क्लास 9 में आ गए हो तो ऐसे ढीले ढीले काम नहीं चलेगा। अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको कोई बच्चा नहीं मानेगा, बच्चा समझ के छोड़ेगा नहीं। अब वो आपको बोलेंगे भाई तूने पढ़ाई नहीं की इसलिए तेरा रिजल्ट ऐसा आया। तो हमें वो गलती करनी ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ एलोन मस्क बनना चाहते होंगे, कुछ जेफ बेजोस बनना चाहते हैं, कुछ मार्क जुकरबर्ग बनना चाहते हैं, कुछ कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन बनना चाहता होगा, और कोई बीरबल सहानी। लॉट्स ऑफ वर्ड्स आर देयर एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। बट वो बनने के लिए आपको अपना फाउंडेशन, जब वो फाउंडेशन है ना, उसे बेटर करना होगा, उसे कुछ सीखते रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा निरंतर। बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे, बहुत टाइम आएगा कि आप लेट डाउन हो जाओगे, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। किसी की शादी हो गई, किसी का बर्थडे हो गया, खुद का बर्थडे हो गया तो पढ़ाई नहीं करी, ऐसे नहीं चलेगा। अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैच्योर बनना पड़ेगा। और मैच्योर लोग दूसरे के पीछे पीछे नहीं भागते, वो लोग अपने पीछे भगवाते हैं। किस तरीके से? अपने नॉलेज के जरिए, अपनी पावर के जरिए, अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, अपना और ऐसा बिल्डअप कर देते हैं ना कि लोग ही उनके पीछे पीछे आते हैं। तो हमें उस तरीके का इंसान बनना है। अब ये ऐसा नहीं कि आप सबके लिए पीस ऑफ जोक हो, अब किसी को हंसा रहे हो, ऐसा नहीं बनना है हमें लाइफ में। हमें लाइफ में वो इंसान बनना है जिसे लोग देखें तो प्राउड फील हो कि ऐसे ऐसे अगर वो जाए ना इस तरीके से, तो लोग देखें क्या बंदा जा रहा है, क्या पढ़ता है, क्या लाइफ में ये बन गया, काश मैं भी इसकी तरह होता। हमें इस तरीके का इंसान बनना है। सो हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी और शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर जो कि होगा आपका पहला चैप्टर सेल। हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं मेरे और आपके पढ़ने के कुछ रूल्स होने चाहिए। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ छोटे छोटे से हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ाई करनी है, यहां से उठ के यहां तक जाना है, एक नॉर्मल पर्सन से एक बिलियनर बनना है, एक साइंटिस्ट बनना है, एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन बनना है और एक समझदार इंसान बनना है, तो उसके लिए जो पाथ होता है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, और उन स्ट्रैटेजीज को अपनाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। जो कि पहला तो होएगा कि जब हम पढ़ रहे होंगे ना क्लास में, सिर्फ हम पढ़ेंगे, कोई इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उधर से मम्मी बुला रही कि बेटा खाना ले लो, उधर से दोस्त बुला रहे कि चलो खेल लेते हैं, पढ़ लेना बाद में। ये सब नहीं चलेगा। फोकस करना है, हमें एक जगह रखना है, अपने माइंड को स्टेबल रखना है। बहुत आएंगे डिस्ट्रैक्शन, इन डिस्ट्रैक्शन से आपको खुद ही लड़ना होगा। समझ आ रहा है? और हम जो भी क्लास में पढ़ेंगे बिना याद किए नहीं जाएंगे। बायोलॉजी में बहुत कुछ समझना होता है, पर जितना समझना होता है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा हमें याद करना होता है। तो
हमें समझना तो पूरी तरीके से, क्योंकि बिना समझे तो याद भी नहीं होने वाला। पहले हम उसे एकदम डेप्थ में अच्छे से समझेंगे और उससे याद करते हुए चलेंगे, ताकि जब आपकी क्लास खत्म हो तो आपको इतना सा भी डाउट ना रह जाए कि मुझे याद नहीं था। कोई भी अगर आप जैसे क्लास खत्म करो, मम्मी पूछे क्या पढ़ा, तो आप पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन बता दो कि मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, सब आप बता दो इस तरीके से। अगले दिन आप स्कूल में जाओ तो आप अपने दोस्त को पढ़ा दो, इतना कि अपने टीचर को पढ़ा दो। इस तरीके का हम पढ़ाई करेंगे, ठीक। और अगर मैं क्लास में डायग्राम बनाती हूँ तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी, अपने कॉपी लेके मेरे साथ वो डायग्राम बनाना होगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम। जिनका डायग्राम बनाना या आर्ट करना बहुत अच्छा है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनका अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, हम साथ में करेंगे, हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। और देखना, प्रैक्टिस करते करते सब हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो हमें साथ साथ प्रैक्टिस करते जानी। मैं जिधर घुमाऊंगी पेंसिल, मैं जिधर घुमाऊंगी अपना मार्कर, उधर ही आपकी पेन और पेंसिल चलती रहनी चाहिए। और साथ में लेबलिंग करनी है, जिससे हमें सारी लेबलिंग याद हो जानी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जब आप अपना पेपर लिखने बैठोगे तो उसमें आपका राइटिंग, साथ ही साथ आप जो आंसर लिखोगे, आंसर से ज्यादा जो आपका टीचर होगा ना स्कूल का, वो आपका डायग्राम दिखेगा कि आपको कितना आता है। डायग्राम से पता चल जाता है कि बच्चे को कितना आता है। तो आपको अपना डायग्राम परफेक्ट रखना है, क्योंकि डायग्राम में एक ऐसी चीज है जो आपकी आई को कैच करता है। जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ सेल लिख देती तो शायद आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाते, बट मैंने सेल बनाया ना इतना बड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि हम सेल ही पढ़ने जा रहे हैं, सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो एक डायग्राम बहुत इंपैक्ट डालती है बच्चों। तो ये हमें नहीं करना है, हमें अच्छे से इसे पढ़ना है, अच्छे से सारी चीजें याद करनी है, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका पूरे सेशन में कोई भी डाउट है, ठीक, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं अगले ही दिन आपका रिप्लाई डाल दूंगी। और अगर आपको और पर्सनल चाहिए कि हम आप जैसे क्वेश्चन पूछो मैं तुरंत आंसर दे दूं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हम किस पे जुड़ सकते हैं, हम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, हम इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हम उस पे जुड़ सकते हैं। आप बस मेरे को बताना कि मैम इस पे जुड़ना है, हम जुड़ जाएंगे, ठीक। बस मेरे को बताना पहले, तभी हम जुड़ पाएंगे, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं रहेगा कौन मेरे से जुड़ना चाहता है, कौन मेरे से पूछना चाहता है, मैं बताऊंगी कैसे, ठीक। ये करेंगे। और अभी तो हम रिकॉर्डेड ले रहे हैं लेक्चर, बट जब हम लाइव क्लास में आएंगे ना, तो लाइव क्लास में एक भी डाउट आपके माइंड में रहना नहीं चाहिए। मैं जब आऊं तो लाइन लगा देना क्वेश्चंस की कि मैम ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। और मैंने अगर मना कर दिया कि मैं ये नहीं बताऊंगी या तुम ये फालतू क्वेश्चन पूछो, तब तुम बोलना कि मैम नहीं बताती, मैम अच्छी टीचर नहीं। मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, अगर हमारी लाइव क्लास हुई और तुमने क्वेश्चन नहीं पूछा ना, तो अच्छा नहीं होगा। मुझे फील होना चाहिए कि बच्चे ने पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन कब आएंगे, जब आप पढ़ाई करोगे। जब नहीं पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो पहले खुद पढ़ाई करो, और जब ना आए तब मेरे से क्वेश्चन पूछो। लॉट ऑफ स्टडी, लॉट ऑफ क्वेश्चन, नो स्टडी, नो क्वेश्चन, ये सीधा सा रूल है। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप पढ़ाई नहीं किए हो। तो आना, ढेर सारे क्वेश्चन करना, और हम सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और एक एक डाउट को अपने माइंड से निकाल देंगे। समझ आ रहा है? और क्या रूल हम रख सकते हैं, अगर आप चाहो तो मेरे साथ ही नोट्स बना सकते हो, मैं आपको टाइम भी दूंगी लिखने का। या अगर आप बहुत तेज समझने वाले बच्चे तो आप क्या करना, 2x में कर लेना, देख लेना, ठीक। और या तो आपको लिखना है साथ साथ में, तो स्पीड धीमे कर देना। और जब हमारी लाइव क्लास होगी ना, तो मेरे को बस बोल देना कि मैम थोड़ा सा धीरे, या जैसे भी तुम्हारी स्पीड होगी बस मेरे को बता देना कि मैम लिख रहा हूँ अभी, मैम थोड़ा सा बचा है कर दो, तो मैं रुक जाऊंगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए ही हूँ यहाँ पर। आफ्टर ऑल मेरी लाइफ ही यही है, आप लोग को डेडिकेट करने के लिए ही है। सो डरना नहीं है, अच्छे से सीखना है। हम यहाँ आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे, हम यहाँ आए हैं तो कुछ फोड़ के जाएंगे। हमें लाइफ में यहाँ रुकना नहीं है कि 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, फिर हमें लाइफ खत्म। ऐसा नहीं है, अभी हमें बहुत लंबा जाना है, और इस बहुत लंबी जर्नी के लिए हमें आज का फाउंडेशन बेस्ट करना होगा। क्योंकि जब एक बार हम दूर तक पहुंच जाते हैं ना, फिर हम पीछे का भूल जाते हैं। तो हमें वो चीज नहीं करनी है, हमें अच्छे से अपना बेस बनाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, खुश रहना है, और मजे करते हुए पढ़ाई करनी है, ठीक। तो इसी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, ठीक। तो आप अपना बायोलॉजी का पहला पेज खोलेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको अपना टेक्स्ट मिलेगा, ठीक। पर वो समझ नहीं आता मैम, मुझे भी नहीं आता था जब मैं छोटी थी। तो अब हम इसको डिकोड करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि, कुछ क्या मोस्टली कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि जो पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई थी ना, वो पानी में हुई थी। पानी में क्यों हुई थी? अब जैसे मान लो एक पौधा है, वो एकदम मुरझाया हुआ है, जैसे आप उसमें पानी डालते हो वो तुरंत खिल उठता है ना, अगले दिन देखो पूरी एकदम हरी भरी पत्ती। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी लाइफ को, कोई भी अगर लिविंग है, कोई सेल या कोई भी चीज अगर लिविंग है, वो पानी दे दो तो एकदम रिवाइव उठेगी। आप भी देखो, जब एकदम थक हार के आते हो घर, तो इतना थके रहते हो, तो क्या याद आता है? मिल्कशेक याद आता है, पानी याद आता है, क्या याद आता है कि स्नैक्स याद आते हैं? सिर्फ आपको पानी ही याद आता है। क्यों? क्योंकि आप इतना थक जाते हो, आपकी बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो जाती है कि आपको पानी की जरूरत पड़ती है। अब बिना पानी के तो जीवन नहीं है। कबीरदास कह गए थे, कबीरदास का क्या था दोहा, हाँ, कबीरदास की लाइन थी, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो पानी ही एक ऐसा जरिया है जिससे किसी चीज को लाइफ मिल सकती है। तो हम मानते हैं कि जो पहली लाइफ हुई थी वो पानी में हुई थी, ठीक। बट
कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं, कि जो पहली लाइफ थी वो ओशन में नहीं, मतलब हुई तो पानी में थी, बट वो ओशन में नहीं हुई थी, वो हुई थी एक छोटे से पूल के अंदर, इस तरीके से, जैसे ये है ना, इस तरीके से, मतलब ये तो आपका ओशन हो गया, तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक। बट कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि ऐसे करके एक जगह थी, पूल टाइप का था, इसमें था पानी, और यहाँ पे आपकी पहली लाइफ हुई थी। और वो हुई कैसे थी, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हुए थे, इस तरीके से वाटर पूल था आपका, ठीक। तो यहाँ पे जो छोटा सा पूल था ना, यहाँ पे पानी तो था, बट यहाँ पे कुछ छोटे छोटे चेंजेस हुए थे, जिससे क्या हुआ, वो जो लाइफ थी वो ओरिजिनेट हुई, ठीक। अब क्या है कि आपने वो सुना होगा, आपने स्प्रिंग के बारे में सुना है, मौसम वाला स्प्रिंग नहीं, जो समर विंटर स्प्रिंग ये वाला नहीं, हॉट स्प्रिंग। स्प्रिंग एक ऐसा वाटर बॉडी होता है ना, जिसमें गर्म पानी होता है, बहुत ही बॉइलिंग वाटर होता है, उसके पास भी अगर आप जाओगे इतनी गर्मी लगेगी, क्या बताओ, बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो उस वाटर बॉडी को हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग। जहां पे पानी हो, उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग। तो ये जो बोला गया था ना कि यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, तो इसका एग्जाम्पल साइंटिस्ट ने क्या दिया, हॉट स्प्रिंग, इस तरीके से हॉट स्प्रिंग दिया, ठीक। अब आपने सुना होगा लेह लद्दाख, लद्दाख सुना है, जो हमारा कश्मीर है ऊपर का एरिया, मैं बना के दिखाती हूँ, इस तरीके से हमारा भारत है ना, हमारा भारत कुछ इस तरीके से ऐसे करके ना, हमारा भारत कुछ इस तरीके से है ना, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, जिसे हमारा कोल्ड डेजर्ट कहते हैं ना, कैसी बात कर दी हम, कोल्ड डेजर्ट, डेजर्ट कोल्ड होता है, हाँ, कुछ डेजर्ट ड्राई होते हैं, और कुछ डेजर्ट, जैसे कुछ डेजर्ट ड्राई होते हैं ना तो वो हॉट होते हैं, और कुछ डेजर्ट वो भी ड्राई होते हैं बट वो कोल्ड होते हैं, ठीक। और उसका एग्जांपल है हमारा लद्दाख। लद्दाख हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट, यूनियन टेरिटरी में तो आई थिंक नहीं है वो, बट वो एक टाइप का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, जो कि भारत के ऊपर साइड में पड़ता है। तो वो बहुत ठंडा एरिया, बहुत ज्यादा ठंडा एरिया, बट वहां पे स्पेशलिटी क्या है कि वहां पे है क्या, पूगा वैली। क्या है, पूगा वैली, ये देख रहे हैं आप, पूगा वैली जो है ना, वहां पे वो एक छोटा सा वाटर बॉडी टाइप का है, वो एक वैली टाइप का है जहाँ पे पानी है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, इतना हाई है कि वहां से भाप निकलती है, पूरा एकदम वेपर्स उड़ते रहते हैं। तो वो है जो एरिया, उसे कहते हैं पूगा वैली, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है। कितना है, नियरली जो वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर होता है ना, क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस का इधर टेम्परेचर होता है पूगा वैली। अब क्या होता है, इस कंडीशन में जो आपके ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, अब सोचो अगर कोई खोलता हुआ पानी, वहां पे आप अपना हाथ डालोगे तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वहीं पे जिंदा रहते हैं, उन्हें नॉर्मल रहना अच्छा नहीं लगता, उन्हें नॉर्मल रहना जहर लगता है, समझे, वो सिर्फ गर्म एरिया में ही रह पाते हैं। तो समझ आया ना, वो जो मीम था, मुझे देसी खाना जहर लगता है, वही मैंने बोला, पता नहीं कितने कितने लोगों ने वो मीम देखा है कि नहीं, बट हाँ उसने भी ऐसे बोला था, तो मुझे अभी याद आया। हाँ, तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सिर्फ इतने ही टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं। उनको अगर, उन बैक्टीरिया को अगर तुम 30 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, या 10 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, या 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ ना, तो वो मर जाएंगे, तो वो सिर्फ 100 डिग्री पे ही सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो गर्मी को पसंद करते हैं, हीट लविंग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं थर्मोफाइल्स। क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स। अच्छा, एक और रूल था मेरा कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें टर्म्स बहुत यूज होते हैं, तो उन टर्म्स को समझना, उनकी मीनिंग को याद करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि वो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना कि एक बार अगर मैं उनका मतलब पता चल गया ना, तो वो पूरे बायोलॉजी में हर जगह यूज होते हैं। आप 9 से लेके अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी चले जाओगे ना, तो भी आपको वो यूज होता रहेगा। तो आपको वर्ड्स का मीनिंग बहुत अच्छे से समझना है, आपकी बायोलॉजी बहुत ईजी हो जाएगी। भाई मेरी तो हो गई थी, और जब मुझे वर्ड्स का मतलब पता चल जाता था ना, तो मैं बाकी जो वर्ड्स पढ़ती थी उसे रिलेट करती, तो मैं कहती अच्छा इसका तो ये मतलब है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते थे जो हॉट स्प्रिंग में रहते थे, उन्हें हम क्या कहते थे, थर्मोफाइल्स। क्या बोलते थे, थर्मोफाइल्स। अब यहाँ पे आपका थर्मो का क्या मतलब हो गया, क्या हो गया, थर्मो, थर्मो, थर्मो का मीन्स टेम्परेचर, क्या हो गया, टेम्परेचर। और फाइल्स का मतलब क्या होता है, PHILE, फाइल का क्या मतलब होता है, आपकी वो वाली फाइल नहीं जिसमें आपके प्रोजेक्ट वर्क लगते हैं, वो वाली नहीं। फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर से प्यार करते हैं, जिसमें टेम्परेचर हाई हो उससे प्यार करते हैं, उस जगह पे रहना पसंद करते हैं, वहां पे कंफर्ट होता है उनका, वहां पे उनका कंफर्ट जोन होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं थर्मोफाइल। क्या कहलाते हैं, थर्मोफाइल। जो कि यूजुअली क्या होते हैं, वो होते हैं यूनिसेल्युलर। क्या होते हैं, वो होते हैं आपके यूनिसेल्युलर।
अब यूनिसेल्यूलर किस बला का नाम है? यूनी। आई थिंक मुझे सेल के बारे में तो बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार होते हैं, आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग को पता होगा, बट स्टिल बता देती हूँ पढ़ाने के लिए कि यूनी, यूनी मीन्स वन। आप ये याद रख लीजिए कि कहीं भी यूनी वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब होगा वन, ठीक। कहीं भी फाइल वर्ड यूज होगा उसका मतलब होगा लविंग, और कहीं भी थर्मो वर्ड मीन्स यूज होगा तो उसका मतलब होगा टेम्परेचर। क्या होगा? टेम्परेचर। तो यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल का। अभी सेल क्या है, किस बला का नाम है, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे उसके बारे में, बट अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है तो हम साथ में थोड़ा सा अभी पढ़ते हुए चलते हैं। अब साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस। क्या बताऊं यार, इतना डिस्टर्बेंस होता रहता है ना, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, हर चीज सहनी पड़ती है, ठीक है, सहलेंगे ये भी और फिर भी जीत के दिखाएंगे, ठीक। चल, अब ये जो साइंटिस्ट हैं बीरबल सहानी, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। आप इनके बारे में आगे पढ़ोगे तो आपको इनकी महानता पता चलेगी। मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, मैं बोलूंगी अभी और आप भूल जाओगे। तो आप जब आगे पढ़ोगे ना तो इनके बारे में पढ़ोगे, और अगर क्यूरियोसिटी हो तो खुद पढ़ना, खुद सीखना इनके बारे में कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जो आज इनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट है, ठीक। तो लखनऊ शहर नवाबों का शहर पता होगा, लखनऊ जो सिटी है ना, ये कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, ठीक। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, द बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस। पेलियो साइंस का क्या मतलब है? पेलियो मीन्स, जो पेलियो वर्ड होता है, पेलियो इज रिलेटेड टू फॉसिल, फॉसिल्स, पेलियो, पेलियो इज फॉसिल्स। ऐसी कोई भी स्टडी या ऐसी कोई भी पढ़ाई जो फॉसिल से रिलेटेड हो ना, वो होती है आपकी पेलियो। और साइंस से क्या मतलब? विज्ञान, फॉसिल्स का विज्ञान, ठीक। तो ये जो इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में स्थित है, उसने क्या किया था ना, हॉट स्प्रिंग के बारे में स्टडी किया था। वहां के जो साइंटिस्ट थे, वहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने हॉट स्प्रिंग को स्टडी किया था और उन्होंने पाया कि जो हमारा हॉट स्प्रिंग होता है ना, उस पर कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट एक टाइप का कंपाउंड होता है जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे अपने केमिस्ट्री वाले टीचर से, बट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ किस तरीके से होता है। ये जो दिख रहा है ना इतना बड़ा सा, ये आपका एक हॉट स्प्रिंग है। ये वही पूगा वैली का ही पिक्चर है, ये आपकी पूगा वैली है। एक बार मैं लिख देती हूँ उसे, नहीं, ये है आपकी पूगा वैली। क्या है आपकी? पूगा वैली। हमें याद करते हुए चलना है, याद है ना, हमें भूलना नहीं कि यहाँ क्लास छोड़ा उसके बाद हम भूल गए। क्या है ये? पूगा वैली। वैली तो पता है ना कि वैली क्या होती है। जैसे आपका ये जो पहाड़ होता है ना, इस तरीके से ढेर सारे पहाड़ होते हैं, बचपन में हम ऐसे सीन में पहाड़ बनाते थे। ये जो आपका पहाड़ होते हैं ना, यहाँ का ये जो वी टाइप का जो एरिया बनता है, ये जो आपका वी टाइप का एरिया बनता है, ये होते हैं आपकी वैली, इसलिए इसका नाम वैली से दिया हुआ है, वी से। ऐसा आपको कोई भी एरिया दिख जाए तो ये होता है आपका वैली, ठीक। तो ये जो पूगा वैली है ना, ये ऐसे पहाड़ों के बीच में ही स्थित होगी, इसलिए इसका नाम पूगा वैली है। तो ये जो इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा, ये है आपका क्या? हॉट स्प्रिंग। क्या है? हॉट स्प्रिंग। इसके ही अंदर आपके वो वाले ऑर्गेनिज्म होंगे जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जी सकते हैं, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब कुछ तो आपकी आइस है, ठीक, बट कुछ कुछ जगह व्हाइट व्हाइट इस तरीके से पूरा आपका अंदर भी क्या होता है? आपका क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कहां लिखे हम? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। दिख रहा है? क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये आपका क्या होता है ना, इस तरीके से पूरा यहां पर ऐसे डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट मतलब जमना, कुछ ऐसे करके आया और जम गया। जैसे मान लो शुगर सिरप है, उसको तुम ऐसे डाल लोगे ना हाथ पे, फिर कुछ देर बाद देखो सूखने के बाद ऐसे करके लेयर बना लेगा। तो ऐसे जो धीरे धीरे जो लेयर बनती है ना आपकी, उसे कहते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, जम जाना। तो ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे ऐसे जम जाती है। तो क्या बोलते हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपोजिशन होता है ना,
ये क्या करता है, वो उस एरिया को जहां पे ये इस तरीके से डिपॉजिट होता है वहां पे सनलाइट आने से रोकता है। अब सनलाइट पे आप जानते होंगे कि सनलाइट में होता है रेडिएशन, जैसे बोलते हैं ना हम सनस्क्रीन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें सनलाइट में होता है रेडिएशन, यूवी रेज वगैरह आती है। तो वो अगर कैल्शियम कार्बोनेट किसी स्प्रिंग के पास ऐसे डिपॉजिट है ना, तो वो रेडिएशन को आने नहीं देता और वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट से बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ उनके लिए डिस्ट्रक्टिव होती है। इससे ये क्या करता है ना कि अगर आपका कोई बैक्टीरिया वहां पे जो प्रेजेंट है या जो भी ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट है वो उस रेडिएशन से बचेगा। इससे क्या होता है, जैसे अगर आपका इस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म है इस तरीके से, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जैसे हमारी स्किन होती है ना, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स की जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारी भी होती है, बट हम यहाँ अभी एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो रेडिएशन से बची रहती है। इसीलिए जब लाइफ बन रही थी धरती पे, जब लाइफ आगे चल रही थी, एवोल्यूशन हो रहा था, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट रेडिएशन से बचाया था और इसी बचाने से जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन थी वो इंटैक्ट रही, वो बनी रही, उसे डैमेज नहीं हुआ। इसीलिए बैक्टीरिया आगे ग्रो किया, आगे बढ़ा और धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। ठीक, डिपॉजिट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं ना, पढ़ोगे कैसे। डिपॉजिट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें कार्बन और CH, क्या, कार्बन और H, कार्बन और H। आप आई थिंक आपने सुना होगा कि चीजें कार्बन की बनी होती है, कार्बन एक ब्लैक कलर का कंपाउंड आपको दिखता होगा, जैसे आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल की निब, वो ग्रेफाइट, वो भी कार्बन से बनी होती है। ठीक, वो कार्बन ही होती है। तो वो आपका कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ होता है, वो पानी में प्रेजेंट होता है, एनवायरमेंट प्रेजेंट होता है, हर जगह होता है। ठीक, तो ये दोनों जब होते हैं ना जिस जगह, और जब ये दोनों साथ में आते हैं तो आपका क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से तो हम बने हैं, उसी से बैक्टीरिया भी बना है। इसीलिए बोला गया है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट आता है तो ये डिपॉजिट होता है और प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। किससे बचाता है, हार्मफुल कंडीशंस एंड एक्सट्रीम कंडीशन से। एंड दे हैव आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। क्या करता है, मेम्ब्रेन को बनने में मदद करता है। अब जब रेडिएशन नहीं आएगा, ठीक, तो डैमेज नहीं होएगा। ठीक, और क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से जो हमारी पूरी बैक्टीरिया होती है ना उसकी सेल मेम्ब्रेन बनती है और प्रोटेक्टेड भी रहती है। वो यही कह रहे हैं यहाँ पे, जो कि क्या करती है, एज अ बैरियर काम करती है। जो हमारी स्किन है ना, एक तरीके से बैरियर है ना, एनवायरमेंट में जो भी हवा वगैरह चल रहा है या पानी भी आके गिरा तो मेरी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो मेरी स्किन पे ही रहेगा और फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो मेरी स्किन क्या कर रही है, मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जो कि बैरियर की तरह काम करती है। बैरियर आपने देखा होगा, सड़कों पर बैरिकेडिंग लगी होती है ना, तो क्या करते हैं, वो बैरियर बना रहे होते हैं, इसलिए बैरियर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स क्या है, बोला गया है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब सेल से बने होते हैं। हम इतने बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, हम सब लिविंग है। हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है तो हम लिविंग है। तो क्या होगा, हम सब सेल से ही बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जो सेल होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिक लेवल एट विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी मॉलिक्यूल, अगर वो आपको लग रहा है कि वो लिविंग है, वो जी रहा है, वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, ठीक, तो वो आपका उसके अंदर का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है, मतलब जैसे मान लो अगर आपकी पूरी दीवार है, ठीक, दीवार है पूरी बड़ी सी, ये आपकी पूरी दीवार है। दीवार कैसे बनेगी, छोटे छोटे ऐसे ब्रिक्स रख के बनेगी। तो वो जो ब्रिक्स आपके रखे जा रहे हैं ना, वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो होता है आपका सेल। ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट, ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बैक्टीरिया आप समझ गए जो कि डिजीज कॉज करते हैं और कुछ हेल्पफुल भी होते हैं। ठीक, बैक्टीरिया ये हो गया। कुछ होते हैं फंगस, फंगस का तो नाम सुना होगा, बहुत सारे कुछ पेड़ पे उग जाते हैं, कुछ ऐसे उग जाते हैं। तो फंगस सिर्फ वही नहीं होते, फंगस बहुत टाइप के होते हैं। कुछ जो फंगस होते हैं ना, जो आपको दिख रहे होते हैं आंख से, वो ढेर सारे सेल से बने होते हैं, वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक, बट कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हमें आंख से, तो वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। तो उसका एक ही एग्जाम्पल है,
एक सिंगल यूनिसेलुलर जो आपका फंगस होता है, फंजाई होता है, वो होता है आपका यीस्ट। क्या होता है? यीस्ट, YEAST, यीस्ट। कुछ लोग ईस्ट भी बोलते हैं, बट इंग्लिश है, चलता है। तो ये जो आपका यीस्ट होता है ना, ये आपका होता है यूनिसेल्युलर। ये सब जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गया, ये सारे यूनिसेलुलर, ठीक। बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे हम, प्लांट्स, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक, वो सब कैसे बने हैं? वो भी सेल से बने हैं, बट वो क्या है? ढेर सारे सेल से बने हैं, मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं। अगर आप एक बैक्टीरिया को देखो जो कि हमें दिखता तक नहीं है, वो एक सेल से बना है, और अगर मैं इतनी बड़ी सी हूं, आपको दिख रही हूं, तो क्या मैं एक दो सेल से बनी होंगी? क्या मैं मिलियंस ऑफ सेल से बनी होंगी, बिलियंस ऑफ सेल से बनी होंगी? तो वही लिखा है यहाँ पे, ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, सब, ठीक। अब क्या होता है कि ये तो आपका बेसिक यूनिट हो गया सेल। अब जैसे मैं हूं अपने घर में, मैं हूं शिवांगी, ठीक, मैं अकेली एक बेसिक यूनिट हूं, ठीक। पर क्या होता है जब मैं अपने घर में जाती हूँ, मेरे सिबलिंग्स भी होंगे, मेरे मम्मी पापा भी होंगे, तो हम सब मिलके क्या कर रहे हैं? हम सब मिलके एक फैमिली बना रहे हैं। हम सब क्या करते हैं? एक फंक्शन करते हैं कि मैं बाजार जा रही हूँ, सब्जी ले आ रही हूँ, मम्मी घर में खाना बना रही है, पापा टेबल बना दे रहे हैं, टेबल टूट गया है, ये ना बेसिक बेसिक काम, ठीक। तो ये सब लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक करना पड़ता है, ठीक। तो ये बेसिक बेसिक जो फंक्शन होते हैं, ये पूरी फैमिली परफॉर्म करती है, तो इसीलिए ये आपकी फैमिली कहलाती है। सिमिलरली जब ढेर सारे सेल्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, जब आपके ढेर सारे सेल्स इस तरीके से एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होना ही सिर्फ नहीं, इकट्ठा भी होंगे, साथ में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो आपका कहलाएगा क्या? टिश्यू। क्या कहलाएगा? टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ similar cells and performing similar function is called tissue। क्या कहते हैं? टिश्यू। हमें ये याद रखना है, डेफिनेशन भूलना नहीं है। जब सेल्स एग्रीगेट होते हैं, सिमिलर सेल्स जब साथ में होते हैं, फिर से करेंगे, जब सेल ढेर सारे होते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हाँ, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं टिश्यू। क्या कहलाते हैं? टिश्यू। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? बताओ बताओ। सिमिलर सेल्स होते हैं जब सारे सेल्स सिमिलर हो और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें। दो ही चीज याद रखनी, ठीक, भूलना नहीं। अब क्लास से बाहर निकलोगे, भूलना नहीं। मम्मी को जाके सुनाना, पापा को जाके सुनाना, अपने दोस्त को सुनाना, अपने भाई बहनों को सुनाना, सबको सुनाना कि मुझे ये डेफिनेशन याद हो गई है। और ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो लखनऊ में प्रेजेंट है, ये आपका इस तरीके से दिखता है, ठीक। मैं पिक्चर लाई थी आपके लिए, आप लोग देख सको कि हाँ ये सब इंस्टीट्यूट होते हैं। और हो सकता है आप में से कोई भी ऐसा लकी बच्चा हो जो यहाँ पे पढ़ाई करे, किसी को फॉरेंस पढ़ना अच्छा लगता होगा, तो हो सकता है वो यहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं। वो कितना ब्यूटीफुल सा कैंपस, कितना ब्यूटीफुल सा इंस्टीट्यूट है, ठीक। तो अच्छा लग रहा है। कोई तो होगा लकी बच्चा जो पढ़ेगा। तो हमने टिश्यू की क्या डेफिनेशन पढ़ी? सिमिलर सेल्स when perform similar function are called tissue। क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं आपके। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज, जो आपके ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं, जब आपके ढेर सारे टिश्यू आ जाते हैं ना, जब ढेर सारे अलग अलग जगह से टिश्यू आ जाते हैं और एक जगह एग्रीगेट हो जाते हैं, एक जगह मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्गन। क्या बोलते हैं? ऑर्गन। और जब ढेर सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं, ऐसे आपकी बॉडी में आपका लिवर है, आपका स्टमक है, आपकी ये फूड पाइप है, ये सब जब एक साथ मिलते हैं ना, तो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक ही सिस्टम में वर्क करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो आपका ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है नेजल पोर, ये एक, ठीक।
ये अगर आपका ऐसे ह्यूमन बॉडी है एक, ये आपका एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक। तो क्या होता है, यहां प्रेजेंट होता है आपका क्या, नेजल पोर। क्या प्रेजेंट होता है, नेजल पोर। फिर क्या प्रेजेंट होती है, नेजल कैविटी। इस तरीके से यहाँ पे आपकी ऐसे, यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी क्या, यहाँ प्रेजेंट होती है आपकी नेजल कैविटी। क्या प्रेजेंट होती है, नेजल कैविटी, इस तरीके से। यहाँ पे आपकी आई नेजल कैविटी। फिर क्या होता है, ट्रेकिया एंड लंग्स। तो ये जो आपकी आती है ना यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे रिंग्स होती है। तो ये क्या बनाती है आपका, ट्रेकिया बनाती है। क्या बनाती है, ट्रेकिया। और फिर यहाँ पे आपका इस तरीके से आता है लंग्स। क्या आता है, लंग्स आता है। तो ये क्या कर रही है, एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सांस ले रही है, उसे ट्रैवल कर रही है, फिर वो लंग्स में हमारी जा रही है। तो ऐसे करें तो हमारा लंग्स फूल रहा है इस तरीके से। तो ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ढेर सारे ऑर्गन जब मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इवन व्हेन द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि भले ही टिश्यू प्रेजेंट हो, ऑर्गन प्रेजेंट हो, आपका ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो, बट जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है ना, वो आपकी सेल ही होती है, ठीक। भले ही कुछ भी आ जाए, बट बेसिक जो यूनिट होगी ना, पूरी दीवार अगर खड़ी है और घर क्यों ही नहीं बन रहा है, बट आपका जो क्या घर जो बन रहा है वो बनेगा कैसे, जब तक आपकी ईंट नहीं रखी जाएगी तो घर तो बन नहीं सकता आपका, है ना, नहीं बन सकता है ना। तो वो ईंट जो वो इतनी इंपॉर्टेंट है पूरे घर को बनाने में, उसी तरीके से ये सेल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल रिमेन्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी से हमें ये सोचना है कि जो सेल इतनी छोटी सी है वो सारा फंक्शन कैसे परफॉर्म कर लेती है। मतलब इतनी बड़ी सी ह्यूमन बॉडी है, वो सारा फंक्शन भी परफॉर्म कर ले रही है, वो कैसे कर ले रही है। उसके अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इतने सारे काम कर ले रही है ना। जो हमारी मम्मी है घर का हमारा सारा काम कर लेती है, पर कैसे कर ले रही है, उनके अंदर कुछ ऐसा होगा कि उनसे वो सारा काम करवा रहा है ना। तो सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं, हम सारा कुछ आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, हमारा ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे अब रैप अप करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो इतना अच्छा पढ़ाऊंगी, इतना ढेर सारा पढ़ाऊंगी ना कि आप कहोगे मैम मजा आ गया कि इतना सारा हमें कुछ जानने को मिला। तो ये पहली क्लास है, मैं नहीं चाहती आपके ऊपर इतना लोड पड़े, पहला दिन है, मजे करो। थोड़ी थोड़ी जो हमने डेफिनेशन याद की थी उसे याद रखो। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना, थर्मोफाइल, यूनी, पेलियो, ये सब जो हमने पढ़ा था ना, उसे आपको याद रखना है। हमने जो इंस्टीट्यूट पढ़े थे, जैसे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, वो आपका लखनऊ में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है आपका, कहाँ प्रेजेंट है आपका, ये प्रेजेंट है आपका लखनऊ में। कहाँ प्रेजेंट है, लखनऊ में। आपको याद रखना है, कभी आपको मौका मिले ना तब जाना जरूर, घूम के आना, अच्छी जगह है। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि दिखे आपको। कहाँ है ये, लखनऊ। तो कभी जाना तो घूम के आना, मजा आएगा। ऐसी मतलब एजुकेटेड लोग ऐसी जगह पे घूमते हैं, वो पार्क वार्क में नहीं जाते। एजुकेटेड लोग जो होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, वो ऐसी जगह पे जाते हैं, वो जानते समझते देखते कि काम कैसे चल रहा है, कैसे लोग फंक्शन कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। और हमने जो अपना हॉट स्प्रिंग पढ़ा था उसे भी आपको याद रखना है कि पूगा वैली में था। ठीक, पूगा वैली कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में। और ये इसमें क्या डिपोजिशन होता है, वो आपका डिपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, और हमने ये समझा था कि हमारा टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, हमारी बेसिक यूनिट होती है सेल। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ठीक, इतना हो जाएगा ना, आजाद हो जाएगा ना। अगर नहीं अभी तक याद हुआ है तो एक बार मेरे जाने के बाद अच्छे से एक बार आंख बंद करके खुद याद करने की कोशिश करो। इसकी डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि लिखने के लिए आती है। आपको एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना है, एक एक मार्क्स ही आपको टॉपर बनाता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी बच्चा टॉपर ना। मैं चाहती हूँ कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, जब हमारा एग्जाम हो, तो आप लोग मुझे मैसेज करो कि मैम मेरे 95% आए, मैम मेरे 98% आए, मैम मेरे 90% आए और मैं टॉपर हूँ क्लास का। मैं इधर से पढ़ा हूँ, मैं उधर से पढ़ा हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आपके मैसेजेस आए। अगर मैसेजेस नहीं आए ना, दिल तोड़ दोगे तुम मेरा, इतनी मेरी मेहनत तो खराब कर दोगे। तो प्लीज इतने अच्छे से, इतने जम के मेहनत करो कि मजा आ जाए। 90% आए, 95% आए, 98% आए और 100% भी आ जाए, फिर सब कहें कि भाई क्या पढ़ा था। ठीक, इसी एनर्जी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है।
खुश रहना है, खूब खेलना है और साथ में पढ़ाई भी करनी है, ठीक। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग केस। ओके, बाय बाय।